स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक हुई। नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं है। 10 बार बातचीत हो रही है और स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डेजा वू, और फिर वही कहानी, मतलब जो भी शब्द आप दें चल रहा है, क्योंकि कोई बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। तो हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 बार की बैठकों से पहले भी हमने इस पे शोज किए थे कि बात अटक कहाँ पे जाती है, क्यों ऐसा होता है, और अगर कुछ बात नहीं हो रही तो फिर मिलने क्यों जाते हैं, बैठक क्यों हो रही है, वहाँ होता क्या है। और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उनका भी सिलसिला एक शुरू होना है। आज कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वो उस बैठक के ऊपर जो एक आरोप लगता था कि वो बायस्ड हैं क्योंकि उनकी विचारधारा कानून के पक्ष में, वो ठीक नहीं है। तो अब मामला इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि बातचीत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो स्टैंड स्टिल बना हुआ है ये लगातार बना रहेगा। तो मेरे मन में सचमुच बताऊँ, सुबह से जब इस चर्चा के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे तो बार बार यही सवाल हो रहा था कि हर इशू को हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इतनी बार उस पर चर्चा हो चुकी है कि अगर इतनी चर्चा अगर इन 10 दौर की बैठकों में हुई होती शायद कुछ नतीजे निकलते, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं निकल रहा है। तो कुछ बात है कि जो फंसी हुई है उसी को आज फिर से एक बार जानने की कोशिश करते हैं नए सिरे से। परिचय करा दें आपका। हमारे साथ जो मेहमान है नरेश सिरोही जी हमारे साथ हैं, जो भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। रमणीक सिंह मान साहब हैं जो एग्री एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं। मास्टर शिवराज सिंह जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। चौधरी सवित मलिक है हमारे साथ जो किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और आशुतोष श्रीवास्तव हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मास्टर शिवराज सिंह जी, पहले तो बताइए सर, ये मीटिंग में होता क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। 10 बार आप लोग मीटिंग करते हैं तो वहाँ क्या बातचीत होती है? नहीं, सबसे पहले तो खुशी की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से आज कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में अपील अपीयर हुए एपी सिंह एडवोकेट जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक रिट डाली थी वहाँ परेड को लेकर के रोक लगाने के लिए। तो बहस हुई, हमारे वकील साहब ने मजबूत बहस की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी और ये कह दिया दिल्ली पुलिस का और किसानों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये हमारी एक जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैं वकील साहब के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दूसरी ये है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार से हमने ये कहा कि एमएसपी को आप गारंटी कानून बनाएं, क्योंकि मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिल पाती है। शरद जी, ये वाली विवेचना थोड़ा सा बाद में करिएगा। पहले मुझे ये बताइए कि मीटिंग में होता क्या है। ये रोज जब नहीं सर, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प सवाल। दर्शकों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि एक तो ये 2 बजे मीटिंग का टाइम रखा जाता है और फिर ये 3-4 बजे तक चलती है, उसके बीच में एक लंच ब्रेक भी होता है। तो ये पूरा जो 3-4 घंटे का कार्यक्रम होता है सरकार और आप लोगों के बीच में, उसमें एक्चुअली होता क्या है? मुझे मिनट्स जानने हैं, क्या होता है वहां पे? आप लोग जाते हैं तो क्या होता है फिर? वही मैं बता रहा हूँ। पहली जो वार्ता हुई पिछले 2 मुद्दों पर सरकार ने लिया, पराली वाले पे और बिजली वाले पर। अब किसान तो कहते हैं एमएसपी से मुद्दा उठाओ और सरकार कहती है 3 अध्यादेश पे आओ। सरकार अध्यादेशों के लाभ गिनाने शुरू कर देती है, किसान कहना शुरू कर देता है भाई हमें ये अध्यादेश चाहिए ही नहीं, इसको वापस लो। इसी पे बात अटकी रहती है। किसान कहता है अध्यादेश वापस लो और सरकार कहती है इसमें हमें सुझाव दो, ये तीनों अध्यादेश में हम क्या मतलब बदलाव कर सकते हैं, क्या कहाँ कमी है, उस पर हमें सुझाव दे दो। इसी पे चर्चा चलती रहती है। हमारे किसान भाइयों ने, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, एमएसपी की बात कही कि अध्यादेश पे बाद में बात कर लेंगे, पहले एमएसपी पे बात कर लेते हैं, एमएसपी को गारंटी कानून बनाने पर। सरकार एमएसपी पे आने ही नहीं दे रही। अब सरकार कह रही है तीनों अध्यादेशों पे बात करो और अध्यादेश पे भी सिर्फ संशोधन की बात करो, अध्यादेश वापस हम नहीं लेंगे। किसान कह देते हैं अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। कई दौर से इसी पे बात अटकी हुई है, मामला यहाँ चल रहा है। तो शिवराज सिंह, ये बात तो सेकंड राउंड की मीटिंग में ही हो गई थी, तो फिर ये 3 से लेकर 10वें राउंड में अब क्या हो रहा है? आज भी यही रहा। तो जाते क्यों है सर फिर? किसान में कब फूट पड़े, किसान कब मैदान छोड़ के भगे, किसान का आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, और किसान कह रहा है कि सरकार हमारी बात कम माने। ये है।
तो मतलब ये बस आप लोग जाते हैं और 1-2-3 घंटा बस यही होता है कि आप मेरी सुनो आप मेरी सुनो और कुछ नहीं होता है। हाय हेलो राजी खुशी होती है सर। हाँ हेलो राजी खुशी होती है, बीच में खाना वाना भी हो जाता है। सबित मलिक साहब, मानो कुछ नहीं होता वार्ता में, कोई रिजल्ट नहीं, 1% कोई आगे नहीं बढ़ता, ये है सारा मामला। चौधरी साहब क्यों जाते हैं आप लोग फिर? मत जाइए जब वहां कुछ होता ही नहीं है, टाइम पास होता है केवल। जैसे मास्टर शिवराज जी कह रहे हैं, इनके वकील ने डाली, हमारे भी वकील साहब हैं एक रवि यादव जी, हमारी भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी थी। हमने सबसे पहले यही बिंदु उठाया है कि जो भी किसान की और सरकार की वार्ता होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। मैं पिछले करीब 1 महीने से आप लोगों के माध्यम से सारे चैनलों पर यही बात कह रहा हूं कि सरकार अंदर कुछ और बात करती है, बाहर आकर कुछ और बताती है। इसीलिए जो भी बात होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। नहीं क्या आप जो खुलासा कर दीजिए, आप अंदर क्या बात होती है, बाहर क्या बताते, बताइए। वो भी बताएंगे। वो हम चाहते हैं हमको ना पता हो, आपको ना पता हो, वो पूरे भारत को पता लगे। अभी हमने ये कहा है कि जो भी बात होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट की बात उठाते हैं, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। अगर 14 दिन में नहीं होता तो विद ब्याज के होना चाहिए। तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप वो भी नियम पहले ही लागू करवाइए। ये हमने 2 मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब रवि यादव जी ने उठाए हैं। और जो आप कह रहे हैं, आपको पता है कि सरकार जब भी प्रेस वार्ता करती है वो कहती है कि हम एमएसपी का मुद्दा मानने को तैयार है, लेकिन जैसे मास्टर जी ने बताया एमएसपी पे तो बात ही नहीं होती है। एमएसपी पे तो आज तक बात ही नहीं हुई है और ये कहते हैं मानने को तैयार है। अभी इन्होंने कहा था कि 4 में से हमने 2 बिल मान लिए हैं और अभी परसों माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने कहा है कि जो 2 कानून है, पराली पत्ती ट्रैक्टर वाला और बिजली वाला, इस पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। अरे जब आपने ये बात मान ली है फिर दोबारा से विचार क्यों कर रहे हो? नहीं एक मिनट चौधरी साहब थोड़ा उलझा रहे हैं आप। पहली बात तो ये गन्ने वाली बात थोड़ा देर के लिए अलग रखिए, इस पर दोबारा करेंगे। जो नहीं, 3 किसान की बात नहीं है नीरज जी। अरे सर सुनिए ना, किसान की बात है। 1 मिनट सुनिए ना सर, अभी जो ये 3 कानून है ना, ये वाले और प्लस पराली और बिजली वाला, ये 5 हैं। गन्ने वाला है, मैं गन्ने वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं करें। तो उनमें 2 में ये हुआ, अब ये 3 में बात अटकी हुई है। इसमें बीच में एमएसपी एक आप लोगों ने चौथा डाल दिया कि इन 3 को रिपील करो और इस पे कानून बनाओ। अभी एक नया पेज है इसमें। स्वराज जी कह रहे हैं कि वहां राजी खुशी की बात होती, बाकी कुछ होती नहीं। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि 2nd मीटिंग से 10वीं मीटिंग तक आप लोग वहां क्या करने जाते हैं? जब कोई बात नहीं हो रही है तो वहां होता क्या है? पहले तो प्रोसीजर ही समझ लेना हम, उसके बाद पूछेंगे कि बात क्यों नहीं होती है। बताइए। देखो, जो 3 कानून है इसमें एक में बदलाव ही होना है। सरकार कह रही है हम बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव भी नहीं कर रही। जो हमारा 3 कानून है उसमें 2 कृषि से संबंधित है, 1 फूड से संबंधित है। फूड वाला जो बिल है उसमें इन्होंने बदलाव किया है कि अब कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। पहले उसमें एक लिमिटेशन थी, तो उसमें आज भी इनको बदलाव ही करना है। तो ये कर कहां रहे हैं? ये तो कहते हैं हम बदलाव कर देंगे, हम बदलाव कर देंगे। अरे उसमें करके तो दिखाइए कुछ। किसानों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। टुकड़े में थोड़ी होगा। जितने भी वादे किए सारे वादे झूठे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन हमारी आय तो और कम होगी, खर्चे हमारे डबल हो गए। उद्योगपतियों की आय जरूर डबल हो गई है। कैसे दुगनी होगी? आप लोगों को क्या लग रहा था कैसे दुगनी करेगी सरकार आय? कुछ आइडिया था आपको क्या कर सकती है? उन्होंने हमसे वादा किया था। नहीं वादा तो मुझे भी याद है कि आमदनी दुगनी कर देंगे। तो आप लोगों को क्या आइडिया था कि कैसे दुगनी करेंगे? जो भी लागत होगी उसमें सारी चीज जोड़ के स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हम आपके रेट बढ़ा देंगे। ओके, हम आपकी एमएसपी मतलब सरकार खरीदे, कहीं से भी करे, सरकार पर अपनी जेब से दे, ऐसे आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। चलिए अच्छा एक मिनट रुकिए सर। नरेश सिरोही जी आप भी हैं और आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। ये 10 दौर की बैठक की भी हमने कहानी सुनी कि होता क्या है वहाँ पे। हमारी दिलचस्पी इसी में थी कि 3-4 घंटे वहाँ क्या चलता है। दूसरा तो मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं रहा हूँ, शिवराज जी और मित्तल साहब, ये 2 बजे मीटिंग में क्यों जाते हैं आप लोग? भाई सुबह से जाइए ना। सरकार से बोलिए कि मैं 10 बजे आने के लिए तैयार हूँ। किसान 5 बजे सुबह उठता है, वो 2 बजे तक पता नहीं किस बात का इंतजार होता है कि 2 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, फिर 4 बजे एक लंच ब्रेक होता है, फिर 6 साढ़े 6 बजे होता है कि कुछ नहीं हुआ। साहब आप लोग रखिए हमको सुबह बुलाइए 8 बजे मीटिंग के लिए। किससे कह रहे हो? मुझसे? जी शिवराज जी, आप ये मांग क्यों नहीं रखते कि सुबह मीटिंग करी जाए? देखो मेरी बात सुनो। हाँ, मीटिंगों में हमें पहले ही पता होता है कुछ नहीं होगा।
अगर हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं तो सरकार हम पे आरोप लगाती है हाँ। कि किसान मीटिंगों में आता ही नहीं, भाई वार्ता करने को तैयार ही नहीं। हाँ। किसान तो जो है अराजकता फैलाने को किसान आंदोलन पे उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाती है। जी 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 जी। ये कर लिया है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान से इन पे फंडिंग आ रही है, तो इसलिए हम ये कितने बजे बुलाएं? ये रात को 12 बजे बुलाएंगे तो हम रात को 12 बजे जाएंगे, ये रोज बुलाएंगे तो रोज जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमें सरकार की नीयत को भी तो नंगा करना है। ठीक। सरकार की अब नीयत भी नरेश जी के पास, सिरोही जी आप बताइए क्या हो क्या रहा है ये भाई? जी नीरज जी, 10 दौर की बैठक हो चुकी, कुछ नहीं हो रहा है, बातचीत हो ही नहीं रही है। बताइए क्या हो क्या रहा है? ये आपकी सरकार है, आप लोगों की सुनी नहीं जा रही क्या, किसानों की? नहीं ऐसा नहीं है नीरज जी। जिस तरह से 10 दौर की वार्ताएं हुई हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर ये वार्ताएं सरकार और किसानों के बीच में 10 दौर की वार्ताएं, अगर पूरा कृषि नीति हम लोग डिस्कस करते तो मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ बहुत अच्छा सार्थक हल निकल सकता था। केवल एक बात पे हट करके बैठ जाना कि हम केवल 3 कानून वापस लेंगे तभी बातचीत करेंगे, ये सबसे बड़ा जो अवरोध है, मैं मानता हूं कि ये है। केवल इस पे बात नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों को मेरी बहुत सारे अपने नेताओं से भी बात होती है और किसान नेताओं से भी बात होती है। ये जो तीनों कानून हैं, ये पूरे देश की कृषि उपज व्यापार को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए हैं। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं, खाली किसान एक स्टेक होल्डर नहीं है। किसान तो पैदावार करेगा, उपज पैदा करेगा, और उसके बाद इसके साथ साथ कॉरपोरेट जो इसको खरीदने वाले लोग हैं वो इसमें एक स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर थोक विक्रेता है जो उससे छोटा है, उससे नीचे एक जो आड़ती या खुदरा, आप ये कह रहे हैं कि आप किसान उसको जाए तो व्यापारी कह बातचीत भी लेंगे। हो, तो किसान नहीं जा रहा है नीरज जी मैं वो ऐसा ना विषय स्पष्ट होना चाहिए। हाँ। कि ये जो देश के तीनों कानून हैं, ये देश की कृषि अर्थव्यवस्था और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं, जो 12,000 करोड़ रुपए की है। उसमें किसान एक स्टेक होल्डर है। किसान को जहां जहां उसमें आपत्ति लगती है, उसने वो दर्ज भी कराई थी शुरू के दौर में, और सरकार ने उन बिंदुओं को माना था। लेकिन बहुत सारे लोग अटक गए कि अब इसको तीनों को वापस कराओ। मैं ये कहता हूं कि एमएसपी का भी विषय आया है। पूरे देश के किसानों को चाहिए कि एमएसपी कुछ लोगों को मिलती है, बाकी लोगों को कैसे मिलेगी। बाजार की जो मूल्य सापेक्ष मूल्य नीति है वो किसानों के अहित में है, उसको हम कैसे सुधार करेंगे। सरकार ने पिछले लगभग 6 साल में जो कृषि के ऊपर सुधार लागू किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उनके क्रियान्वयन में कहां कहां दिक्कत होती है, उसका फीडबैक सरकार को देना चाहिए था। सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। भाई वो आप जो कह रहे हैं सॉइल हेल्थ या सुनिए ना एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सबको एमएसपी मिल जाए, केवल 2-4%, 6% किसानों को क्यों मिले? तो इसीलिए तो शिवराज जी कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए, सबको मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। नहीं हम भी उसी बात के पक्षधर हैं। मैं भी पूरी तरह से उस बात का पक्षधर हूं कि देश में केवल 23 नहीं, जो बाकी उपज भी है और किसान उस पर जो लागत लगाता है वो बाजार में क्यों कम दाम पे बिके। वो बाजार के जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए क्या हमको रणनीति अपनानी चाहिए। सरकार और किसान को बैठ के उस पर बात करनी चाहिए। हम उस पर बात नहीं करके खाली मूंछों की लड़ाई अगर बना के बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन ये अच्छी बात है कि वार्ता होती है, बातचीत होती है। मूंछों की लड़ाई किसकी है? मूंछों, देखिए मूंछों में मैं आपको ये अंदर से जानता हूं अच्छी तरह से। हमारे देश के जितने किसान संगठन है सबसे लगभग मेरा वास्ता है और मेरा उनसे अच्छा परिचय है, कोई समस्या नहीं है उनके साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं इन आंदोलन में जो व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन वो किसान संगठन ऐसे लोगों को एक तरफ कर देंगे, ऐसे लोगों को एक तरफ कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि बैठ के हल निकले। कौन लोग हैं वो? कौन किसान संगठन है वो? देखिए सार्वजनिक रूप से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक, वो अच्छी बात भी नहीं है कि मैं किसी पे इस तरह,
लेकिन निश्चित रूप से किसान संगठन जो है वो जी, भी रमणीक जी जानते के हैं पास चलते हैं कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका किसानी खेती से मात्र रमणीक मान वास्ता सिंह नहीं जी, है। सर नरेश जी अब थोड़ा रुकिए, अब जरा रमणीक जी के पास भी चलते हैं। रमणीक मान सिंह जी, अभी जो पिछले 10-12 मिनट में हमने बातचीत की, तो एक तो मेरी जिज्ञासा ये जानने में थी कि 10 राउंड की बातचीत में होता क्या, कुछ नहीं होता तो जाते क्यों हैं। तो बताया गया कि नहीं जाएंगे तो आरोप लगा देंगे कि भाई आते नहीं बात करने के लिए। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब दूसरा जो पॉइंट रखा जा रहा है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए और इन तीनों को वापस ले जाए। तो ओरिजिनल तो ये 3 कानून बने, तो उसमें एमएसपी एक चौथा डाल दिया गया कि कानून बनाओ। अब ये सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि 4% 6% किसानों के बजाय सबको एमएसपी मिले। शिवराज सिंह जी उससे भी आगे, नहीं सभी फसलों को मिले। 23 क्यों, पान सुपारी मिर्चा जीरा उगाने वालों को भी मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है सर, क्या हो क्या रहा है मीटिंग में? देखिए, ये बात मलिक साहब भी कई दिनों से कह रहे हैं, और जिस दिन पहले दौर की वार्ता थी उस दिन से मैं निरंतर टीवी पे यही कह रहा हूं कि इनका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, और देश की जनता को जिस तरह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने का अधिकार है, उस तरह ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है देश के अंदर। अब ये देश की जनता को देखने का अधिकार है कि ये किस प्रकार से बातें हो रही हैं। जैसे मास्टर शिराज अभी कह रहे थे, मास्टर जी ने कहा कि भी नीयत सरकार की नहीं है, तो नीयत किसान नेताओं की कितनी है एक बार वो भी देख लेते हैं, ये भी मालूम चल जाएगा। बहरहाल बात ये है नीरज भाई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान वो गन्ने की खेती ज्यादा करता है, वहां पे बहुत कम होती है कनक की फसल, और मंडी में बेचने के लिए खास तौर पे। और हरियाणा और पंजाब का जो हमारा किसान है वो मूलतः जो कैश क्रॉप्स है हमारी, वो कनक और धान जो है उसकी उपज ज्यादा करते हैं, यहाँ पैदावार ज्यादा होती है। तो ये 3 फसलों की बात मैं समझता हूँ ज्यादा हो रही है। 23 को तो आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, 20 के ऊपर तो चर्चा ही भी नहीं हो रही। और मैं एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ नीरज भाई, जब ये सारा आंदोलन शुरू हुआ, अभी मैं हैरत में हूं कि मास्टर शिराज अभी भी 3 अध्यादेश कह रहे हैं। ये कानून बन गए कभी के? अध्यादेश तो जून में आए थे भाई, वो तो बहुत समय हो गया उस बात को। अभी तो ये कानून बन के कानूनों के लिए निरंतर जो कह रहे 3 काले कानून वापस लिए जाएं, वो 3 काले कानून काले कैसे हैं, बिंदुवार चर्चा के लिए हमारा कोई भी भाई तैयार नहीं है। और जिस वक्त ये आंदोलनरत हुए थे उस वक्त एमएसपी का तो चर्चा ही नहीं थी। उस वक्त तो ये बात ही नहीं कही थी, ये तो कहा गया था भाई तीनों काले कानून वापस ले लो, उसमें अडानी अंबानी और जमीनें खोस लेंगे और मंडी बंद हो जाएगी और एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देंगे। तो ये बातों के ऊपर सरकार ने लिखित आश्वासन दिया। आपने बड़ा अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि आखिर इन मीटिंगों में होता क्या है। जो मेरे को समझ में आया, जितनी बात मैं समझ पाया, वो 37 मांगे लेके गए। पहली वार्ता में 25 मांगों के ऊपर सहमति बन गई, 12 रह गई। करते करते अभी पिछली मीटिंग में 4 मांगे रह गई। उन 4 मांगों में से भी 2 मांगे जो कभी भी मांग नहीं थी जब ये आंदोलनरत हुए हमारे भाई, कि ये पराली के ऊपर और बिजली के ऊपर जो अभी आना है, अभी तो आया भी नहीं, कि उसके ऊपर पहले ही आश्वस्त कर दे सरकार की जो सब्सिडी किसान को मिलती है वो मिलती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, पराली के अंदर जो एक पेनल्टी का है और एक सजा का प्रावधान है वो दोनों रद्द किए जाए, खत्म किए जाए, उसके ऊपर भी सहमति बन गई थी। तो जब ये दिखता है कि साहब सहमति बनती जा रही है और ये मुद्दे तकरीबन निपटते जा रहे हैं, तो बात ऐसी आ जाती है कि साहब ये तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एक नया चौथा कानून बना दिया जाए। तो कानून तो नीरज साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ही खत्म होंगे। अब सड़क के ऊपर या रेल की पटड़ी के ऊपर ना तो कानून बना कभी भारत में और ना कभी वो रद्द होगा। अगर मेरिट के ऊपर बात करना चाहे तो ये देखिए, अब आपने कितनी दिलचस्प बात कही कि केवल 6% किसान को इसका लाभ मिलता है, तो बाकी 94% किसान क्या करता है? अच्छा, एक आंकड़ा आप और देख लेना, 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या करी 1995 से लेकर 2015 के बीच में। तब हमारा कोई किसान नेता आगे नहीं आया, तब किसी ने आवाज बुलंद नहीं करी। और जो 94% किसान है जहां पे एपीएमसी एक्ट की मंडियां नहीं है, जहां पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं है, आप मुझे पिछले 5 साल में 10 साल में उठा के बता दीजिए कि कितने किसानों ने उन क्षेत्रों के अंदर आत्महत्या की हो। आप गणित देखिए, आप जानेंगे कि ये एक तरीके से एक बंधन बन गया है किसानों के लिए। आड़तियों के रास्ते, मंडियों के रास्ते एक बंधन बन गया है। अगर उस बंधन से क्या आप ये कह रहे हैं कि ये आप एक चीज और मैं बताता हूं इश्यूज के अलावा मूंछों की लड़ाई ज्यादा है? आपको नहीं, ये अब हो गई है, पहले नहीं थी। जब शुरू में बैठे ना भाई तब नहीं थी, परंतु अब क्या हो गया है कि
देखिए क्या कहते हैं कि आपको ना भेड़ों को भेड़िए से अलग करना पड़ेगा। अब भेड़िए आगे आ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हदन मुल्ला, ये योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये कब से किसान हुए? योगेंद्र यादव की तो 8 कनाल जगह नहीं है भाई, मैंने उनका एफिडेविट बड़े गौर से पढ़ा है। और दर्शन पाल तो एमबीबीएस डॉक्टर रहे, इन्होंने सारी जिंदगी डॉक्टरी करी है, लाल झंडा लेके घूमते रहे, मैंने इनको कई बार देखा है। मुझे पीडीएफआई के संस्थापक है। अब आप भेड़ियों को अलग कर दीजिए, और जो जेन्युइन किसान है, जो जेन्युइन मांगे हैं किसानों की, पूरी करनी चाहिए, और किसानों की बातों को सरकार को सुनना चाहिए। सरकार को कभी भी हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मैं पिछले 10 दौर की वार्ता को देख रहा हूं कि सरकार कह रही है आप मुझे वो बिंदु बता दो जो इन कानूनों को काला कानून बनाते हैं, उनके ऊपर बैठ के चर्चा कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं एमएसपी को गारंटेड कानून में एक चौथे कानून की एक अलग मांग है। इन 3 कानूनों के विषय में अगर आप बात करें तो आप उस बात को कम से कम आगे नहीं, एक मिनट शिवराज जी, क्या आप लोग बिंदुवार बात करने के लिए तैयार नहीं है क्या? फिर तो भाई बिंदुवार बात करिए ना। ये भाजपा के ऐसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं जैसे मंच में किसी सभा को संबोधित कर रहे हो। पैदा करता है सब कुछ कर दो। किसी को तो मोदी की चिंता है कि मोदी का कद ना घट जाए, किसी को भाजपा की चिंता है कि सरकार आगे ना आवे। इनको देश की चिंता नहीं है, देश के अन्नदाता की चिंता नहीं है, इन्हें भाजपा के और मोदी के गुणगान करने हैं, सरकार के गुणगान करने हैं। ये तोता की तरह रटे रटाए प्रवक्ता हैं जिन्होंने एक ही बात रख ली है बस, और इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सुनिए, अरे भैया सुनो ना, तो मैं प्रवक्ता हूं और ना मेरे को सुनिए मेरी बात। देखिए अगर मेरी बात में कोई एक बात गलत हो तो वो आप बताओ, आप रिटॉरिक मत करो यार, आप मुद्दे के ऊपर बात करो, आप मेरे साथ लॉजिक के साथ बात करो, रीजनिंग से बात करो। आप रिटॉरिक क्यों कर रहे हो? उन्हें गिना दो। आप रिटॉरिक, सर आप रिटॉरिक क्यों कर रहे हो? आप जो भी हो, मेरे को नहीं, नीरज भाई मुझे शिवराज जी बोल रहे हैं, मास्टर साहब बोल रहे हैं। आप लॉजिकल बात करो। रिटॉरिक क्या है? ये उसका प्रवक्ता है, ये रटी रटाई है, ये भाषण है। आप कम से कम मुद्दे पे तो बात करो। मुद्दे पे बात करो ना, बताओ किस बात से आपत्ति है आपको। चलो 3 अध्यादेश रख लो। हाँ तो फिर जब देश कब से बन गया? और मैं रटी रटाई बात में कौन सा भाषण दे रहा हूँ? मेरा देखो भाई, मैं अपने घर में बैठा हूँ। कौन सी 27 मांग ली वो मुझे गिना दो। गाड़ी में आत्महत्या पे पहुंच गए, आंदोलन छोड़ के तुम दुनिया भर की लिस्ट सुना रहे हो। ये मास्टर जी, आप घूमते फिरते नेता हैं। आप जितनी बार डिबेट बैठते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, घूमते फिरते नेता हैं आप मुझे बताइए ना, आप एक मुद्दा बताइए। आप नाम लेने शुरू होते हैं, कभी आप भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप मुद्दे पे आओ ना यार। मैं 900,000 रुपए और मैं देता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में किसान का खून है। और एक है बात, छोटे किसान का नेता हूँ, मेरे नाम पे 1 हेक्टेयर जमीन है खाली। लीडर गाड़ी वाले नेता जी, आप गाड़ी वाले नेता जी साहब, हिंदुस्तान में ना, सुन लो बातें भी बुरा मत मानना। सुनो एक मिनट प्लीज, एक एक करके बोलिए ना, तो बात ज्यादा समझ में आई दर्शकों के। प्लीज एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इनसे कहिए कि भारत के अंदर किसान नेता बनना बहुत आसान है, किसान बनना बहुत मुश्किल है। यह हरा खुंड का बांध के बहुत आसान है किसान नेता बनना, किसान बनना बहुत मुश्किल है। तुमने हल नहीं चलाया होगा, तुमने पानी नहीं लगाया होगा। अरे किया मैंने खेती, अपने हाथ से मैंने ट्रैक्टर बाया भाई, मैंने अपने खेत बाए हुए हैं, मैं करता हूँ खेती। आप क्या, आप पूछो क्या पूछना मेरे से? तुमने ये नहीं करा, आप अज्यूम करते हो बैठ के, आप वहां गाड़ी में बैठ के सोचते रहते हो, ख्याली पुलाव पकाते हो आप कि ये उसका नेता, ये उसका प्रवक्ता, ये उसका आदमी, ये उसका एजेंट। ये काम है आपको। अरे होने दो ना हल यार, 2 महीने हो गए सड़कों पे बैठे हैं लोग, होने दो हल। क्यों नहीं आप होने देते? क्यों टांग अड़ा रहे आप? एक मसला हल होता है देश की आधी से ज्यादा। अच्छा रुकिए रमणी जी, रुकिए भाई, अब आशुतोष जी के पास चलता है। आप लोग थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, मैं दोबारा आऊंगा आप लोगों के पास। तो अपनी एक एक करके बात रखें, ज्यादा मतलब बड़े शांतिपूर्ण हम लोग बहस कर रहे हैं। बहस क्या मतलब, बातचीत कर रहे हैं। आशुतोष जी, कानून की नजर में अब क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो कमेटी उसने बनाई है उसको बायस कहना ठीक नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। किसान भाई कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे नहीं उस कमेटी के पास। कमेटी से हमने एक बार उनके सदस्य से बात की, अनिल घनवत से, तो कहा वो नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन अगर जो अभी सरकार के साथ हो रहा वही कमेटी के साथ भी होगा तो ये कैसे हल होगा? इसमें थोड़ा सा प्रियम्प्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया है तो शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी सेंसिटिव और सीरियस रहा है, जो हमने देखा है इसके अंदर। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल ऑर्डर किया उसमें यही बताया कि भाई फार्मर्स हैं, वो जो है देश के जो है सिटीजन्स हैं और उनको अपना फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट के तहत जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं।
सिर्फ उनको इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों का फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट ना हो किसी भी तरीके से। उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया सरकार को कि भाई आप मीडिएशन कीजिए दोनों के बीच, आप और किसानों के बीच, और कोशिश कीजिए कि जो है ये मामला कहीं एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचे, और इसके ऊपर सरकार ने भी अपने प्रयास किए। बट मुझे लगता है कि शायद मीटिंग्स, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 2 बजे आके फिर 4 बजे खत्म, और फिर तो इसमें मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि सिर्फ 2 बजे की बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है हर 1-2 दिन पे मीटिंग होनी चाहिए थी। जहां तक हमने देखा है कि 4-4 दिन 5-5 दिन के बाद जो है मीटिंग हुई, तो इसमें बहुत सारा टाइम मुझे लगता है बर्बाद भी हुआ, वेस्ट भी हुआ। और ये बात भी है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट को जब लगा कि ये मामला नहीं सुलझ रहा है दोनों के बीच, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन। अब आगे क्या कुछ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? आगे क्या कर सकता है भाई? अभी तो बातचीत ही नहीं हो रही है। अभी जो मुझे लगता है कि अगर एक साइड अगर किसान कह रहे हैं कि भाई वो कमिटी से हम सहमत नहीं हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर्स हैं, वो सुओ मोटो भी चाहे या विथ एप्लीकेशन जो है किसानों का, उसमें हो सकता है कोई फेरबदल कर दे, उसमें जो कमिटी मेंबर्स में कुछ बदलाव, कोई सुझाव लेते हुए उसमें चेंजेस कर दे। अब जैसे आज का भी जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो दिल्ली पुलिस ने फाइल किया था थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो रिपब्लिक डे पे जो एक ट्रैक्टर रैली जो निकलेगी, उसके ऊपर जो है एक ऑर्डर पास करने के लिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि डिसरप्ट हो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है उसमें कोई डिसरप्शंस आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी साफ कर दिया जी, ये तो जो है नहीं, वो भी एक बात है। दूसरा ये कि उस जो कमेटी के एक सदस्य थे जो तो किसान यूनियन के ही आए थे, वो तो वापस उन्होंने अपने आप को रिक्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तो बात ही नहीं करेंगे जी। वो जो जी मलिक साहब, इससे एक इमेज बनती, देखिए अब ये सब परसेप्शन का खेल है। जो भी किसी ने कहा ना कि मूंछों का सवाल है, वो कहीं कहीं दिखता है। अगर आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो ये शंका या ये बात सामने निकल के आती है कि आप लोग डिबेट करने से या डिस्कशन करने से, अपने पॉइंट रखने से बचना चाहते हैं। आप सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कमेटी के सामने नहीं जाना पा रहे हैं, बस आप एक रट लगा के बैठे कि कानून रद्द कर दो। अरे भाई, उसके अंदर क्या है, देश जानना चाहता है, आप डिस्कस करिए ना उसको। क्यों नहीं करते डिस्कस आप? मलिक जी, ऐसा नहीं है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक बिल में तो बदलाव ही होगा, उसमें भंडारण की अक्षमता वाला है, तो सरकार कह सकती है कि हमने इसको बदलाव कर दिया। कई चीजें ऐसी है, किसान इसलिए पीछे नहीं हट सकता कि किसान के पास उसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बताइए ना कौन सा, बताइए आज बताइए दीजिए। सरोही जी कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, बताइए कौन सा है? जा रहा है, हमको कोर्ट जाने से रोका जा रहा है। हमको कहते हैं एसडीएम स्तर पर फैसला हो जाएगा 30 दिन में। हम यही उदाहरण देते हैं। फिर आप कहोगे करने की बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम आपका गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराएंगे। और जो हमारी गन्ने की फैक्ट्री होती है उसका 100 से 500 करोड़ के बीच का टर्नओवर होता है। जब उससे ये लोग हमारा भुगतान नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो जो 1500 करोड़ रुपए की कंपनी आएगी वो एसडीएम की क्या सुनेगी? हम लोग तो गुलाम हो जाएंगे। आपने पता है मलिक साहब, 1959 में नील की खेती आई थी, जो 150 साल बाद महात्मा गांधी जी ने उससे हमको मुक्ति दिलाई थी। वही हाल हमारा दोबारा हो जाएगा। अरे मलिक साहब, अरे सर, आप तो नील और नमक की खेती तक पहुंच गए। अब आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, गन्ने वाले मामले को मैं इसलिए लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ले आए हैं तो ठीक है। आप गन्ने में आपका एसएपी तय करती है उत्तर प्रदेश सरकार और एफएआर तय करती है केंद्र वाला। बहुत और कम राज्यों में शायद आंध्र महाराष्ट्र में चलता है, यूपी में आपका अलग से तय होता है, जो कि एफएआर से ज्यादा है। ठीक है, अरे सुनिए ना पूरी बात सुनिए ना सर, पूरी बात सुन लीजिए आप, आपका जवाब खुद मिलेगा आपको। और इसमें आपको कंपनियों के ऊपर बाउंडेशन है कि वो इस भाव पे खरीदेंगी, इतने दिन में पेमेंट करेंगी। ये ऐसा कोर्ट ने कहा, ऐसा सरकार का वादा है, और एक कानूनी आपके पास शील्ड है। लेकिन नहीं मिलता ना, आप स्वयं कह रहे नहीं मिलता। अब आप सोचिए क्यों नहीं मिल पा रहा है ये। अगर यही चीज, सुनिए ना, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए सर। यही चीज अगर आप जो एसडीएम वाला मामला है, अगर इसमें भी आप कहेंगे नहीं मेरे को कानून के मदद चाहिए, मैं अदालत जाऊंगा, तो अदालत में भी फिर जैसे गन्ना किसान वाले में हो रहा है, गन्ने वाले में हो रहा है, वैसे उसमें होगा। आप यही चाहते हैं क्या? आप समझने की, मैं देखिए, रमणीक भाई को आप भाजपा के प्रवक्ता कहें या कृषि एक्सपर्ट कहें या जो भी कहें, उनकी बात को आप थोड़ा समझ के करेंगे ना। अगर सुन लीजिए ना मलिक साहब, आपको बहुत ज्ञान है, आप गन्ने के किसान हैं, लेकिन आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि अगर अदालत में आप चले गए तो आप बहुत बुरी तरीके से लंबे समय के लिए फंसेंगे। आपको पता है अदालतों में कितने लंबे केस चलते हैं।
आप ये मांग कर सकते हैं कि एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, आप उससे ऊपर की अथॉरिटी में। अभी के नियम के हिसाब से एसडीएम के बाद कलेक्टर यानी डीएम के पास अपील कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि डीएम के ऊपर भी एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, लेकिन आप कोर्ट में जाएंगे तो प्रैक्टिकली आप लंबा फंसेंगे सर। 20,000 रुपए की फसल के लिए आप 5 साल मुकदमा लड़ेंगे क्या? की बात, एसडीएम की बात एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं मानती, वो जो इतनी बड़ी फैक्ट्री। अरे महाराज ये एक नए कानून के तहत प्राविधान किया जा रहा है, मानेगी कैसे? नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उनको। आप कानून नहीं समझते क्या? वो ओरल ऑर्डर थोड़ी कि मुंह से बोल दिया गया और आपको ऐसा करना है। इसको कानूनी जामा दिया जा रहा है। और सिविल केसेस की वकील साहब बगल में बताइए, वकील साहब कि जब इस तरीके के फाइनेंशियल सिविल केस आते हैं तो उसमें कितने की स्टैंप ड्यूटी लगती है? जी, वो तो जो अमाउंट है उसके हिसाब से एक परसेंटेज में आता है और एक लिमिटेशन होता है, उसका अपर लिमिट भी होता है। देखिए भाई, इसमें ना नीरज साहब मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि बात ये हो रही है कि सरकार ने एक गिफ्ट लाया किसानों के लिए, किसानों ने गिफ्ट खोला, उनको ये गिफ्ट नहीं पसंद आया, तो सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, हम अंदर का जो गिफ्ट का सामान है वो हम बदल देते हैं, ठीक है। अब किसान कहते हैं कि जब आप पूरा सामान बदल ही रहे हो अंदर का, तो आप इसका डब्बा भी बदल दो। मतलब जो एक्ट आपने बनाए हैं, आखिर देखिए प्रोविजन तो बनेगा, कोई नया कानून भी बनेगा तो प्रोविजंस तो उसके अंडर होंगे, है ना। तो अब सरकार कह रही है कि भाई वो जो एक्ट जो बना हुआ है वो एक्ट का नाम वही रहने दो, अंदर हम अमेंडमेंट्स कर देते हैं जी। बट अब किसान कहते हैं कि नहीं, जब आप अमेंडमेंट कर ही रहे हो, सारा कुछ कर ही रहे हो, तो आप कानून ही बदल दो, ये नाम हटा दो, हमको ये नाम भी पसंद नहीं है। तो बात जो है दोनों तरफ से ये हो जा रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई एमिकेबल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस चीज का, क्योंकि तो बात नहीं कर रहा कोई, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा शिवराज जी, बात नहीं हो रही है, इसलिए सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है मास्टर साहब बताइए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले उसमें क्या प्रॉब्लम है? कहीं और जुड़े हुए हैं उनके, मैं बताऊं उनके हाथ। हाँ जी, अरे मास्टर साहब को बोल लीजिए, मास्टर साहब उसके बाद फिर रमणीक जी उनसे जवाब लेंगे। मास्टर साहब बताइए क्या दिक्कत मेरा है? मानना ये है, आज तक देश में जवान अपने धर्म पर डटा हुआ है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बॉर्डर पे खड़ा है। किसान अपने धर्म पे टिका हुआ है, जो घाटे की खेती जब से देश आजाद हुआ आज तक घाटे की खेती करता रहा है। चाहे तो राजनेता हो, अगर पार्टी टिकट नहीं देता है तो पार्टी बदल देता है। सरमाएदार को अपने बिजनेस में घाटा आता है तो वो बिजनेस बदल देता है। नौकर चाकर पेशी वालों को अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है तो नौकरी बदल देता है। कोई भी सरमाएदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर बाजार में मंदी आती है तो किसान पे आगे पड़ेगी, वो बीच में छोड़ के भाग जाएगा और अपना कर्जा जो है उसके सिर पर ले लेगा। उससे मैंने जो सवाल पूछा आप वो बता नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्ट खेती बता रहा हूं मैं। हाँ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाजार में तेजी आती है तो उसका लाभ वो किसान को नहीं देगा, और किसी कारण से ओला पाला या बारिश से उसकी फसल मर जाती है, उसका उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। किसी भी जितने ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे बहुत बड़े बड़े सरमाएदार हैं, ये घाटे के मालिक नहीं है, घाटे के मालिक किसान है, नफा के मालिक ये है। ऐसा कोई अमेंडमेंट क्या ऐसा है क्या रमणीक भाई, ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है। ऐसा कोई उस कानून में नहीं लिखा कि आगे तेजी आएगी तो उसका मैं समझता हूं। मास्टर साहब आप सुनिए ना, मास्टर साहब चौधरी साहब, अरे मास्टर साहब सुन लीजिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। हम लोग आज पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, तो उसका जवाब भी सुनते हैं, हो सकता है उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी हो। बताइए रमणीक जी, उसके बाद अच्छा चलिए, सिरोही जी आप बताइएगा। हाँ बताइए। चलिए नीरज भाई एक बात तो वाजे हो गई, एक बात तो स्पष्ट होगी, इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं। इन्होंने उन कानूनों के प्रावधानों को नहीं पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के, जिसके अंदर ये वाजे तौर पे लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर उससे कीमत बढ़ जाती है। अरे यार मास्टर जी सुन लीजिए ना प्लीज मास्टर साहब, आप ऐसे करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग वहां बात करने नहीं जाते, ऐसे ही बात करते हैं। सुनिए ना उनकी बात, कम से कम आपके विरोधी हैं, आप उनको मानते हैं दूसरे पक्ष में, लेकिन सुनिए तो बात उनकी। मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो उनकी भी सुनूंगा मैं। 5 लाख हमको बता दीजिए। मास्टर शिवराज जी आप सुनिए ना, वो बता रहे तो सुन लीजिए, जब आपको मैं कहूंगा तो आप उनको काउंटर कर दीजिएगा। बोलिए। देखिए नीरज भाई, अब ये वहां पे तो चर्चा होनी, बिंदुवार चर्चा आपके चैनल पे हो रही है तो मैं उत्तर देता हूं। हाँ मैं बिंदुवार ही करूंगा। पहली चीज तो ये कि अगर बाजार में रेट बढ़ गया, किसान स्पष्ट कह सकता है कि भाई मेरी अगर फर्ज कर लो, मेरी अगर कनक बाजार में 2100 रुपए बिकती है, 1975 का मेरा तेरा रेट है, 2100 में लेनी तो पता नहीं मैं बाजार में बेचूंगा। और आपको व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मैं आपके ऊपर उस कानून के तहत कोई एक्शन ले सकता हूं। आप 2100 में जाओ, स्वतंत्र रहो आप बाजार में बेचने के लिए। अच्छा एक बात और बताऊं आपको मास्टर जी, अगर आपका कंट्रैक्ट हो रखा है 2000 रुपए का और मंडी में रेट खुला 1900 रुपए का, तो आप बाध्य उसको कर सकते हैं खरीदार को कि तू भाई 2000 में ही खरीदेगा।
कम नहीं ले सकता। वो कानून उसको बाध्य करता है। अगर वो पीछे हटता है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है। किसान के ऊपर बैकआउट करने के ऊपर कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। अगर कोई एडवांस पैसा ले रखा, केवल उतना मोड़ना है बिना ब्याज के। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ओला पड़ गया, पाड़ा पड़ गया, किसी कारण से फसल खराब हो गई, तो इंश्योरेंस तो है ही। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसेगा वो तो पहले इंश्योरेंस करवाएगा ही करवाएगा, इसके अंदर कोई संदेह ही नहीं है। आप पहले लॉ पढ़ लो, मेरी आपसे विनती है, कानून पढ़ो, फिर टीवी पे आओ, फिर सरकार से बात करो, और उसके बाद जाके आप किसान भाइयों के बीच में भाषण दो। आपको पता ही नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हो यार। जी अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, कुछ किसानों ने उसका बीज बो दिया था, FIR हुई है 2 बार। अरे शिवराज जी, नए कानून में क्या प्रावधान है? नए कानून के प्रावधानों में यही तो प्रोटेक्शन दी है किसानों को। अरे मेरे को यही तो, अभी गुजरात में ये हो गया। आप बताओ, आपको पता है कांग्रेस पार्टी का एक किसान था मध्य प्रदेश में, उसको SDM ने मुआवजा दिलवाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। जी एक मिनट रुकिए रमणीक भाई, एक पॉइंट पे थोड़ी बात करेंगे। आप 50 साल पुरानी 70 साल 1947 से शिवराज जी आप भी रुकिए, और रमणीक जी आप भी। नरेश जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? इसके बाद में दूसरा पॉइंट लाऊं। नरेश जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? रुकिए। अरे मास्टर साहब प्लीज। नीरज जी, हाँ नरेश जी बोलिए। हाँ नरेश जी। नीरज जी मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से मास्टर जी ने या जो ये विषय रखा है ना, वो निश्चित रूप से कानून नहीं पढ़ा है। वो अगर कानून पढ़ेंगे तो ये इस तरह की बात नहीं करेंगे। और जो पहले भ्रम बहुत सारे फैले कि APMC मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसका जो था वो सरकार ने निराकरण किया। मंडियां खत्म नहीं होंगी, टैक्स का स्ट्रक्चर अंदर और बाहर एक सा रखेंगे। तो ये जो भ्रम बहुत सारे थे, उसका समाधान सरकार ने बाकायदा किया है। अगर हमारे किसान भाई कानून विस्तार से पढ़ लें और उसके अंदर जो वास्तविक कमियां उनको फिर नजर आती हैं, तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है। मैं पहले ये कह रहा हूं कि जो एक मिनट मैं बीच में बात आई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, मैं किसान एक मिनट मैं एक मिनट, ये रिलायंस आया, जियो लेके और कंपनियों का क्या हुआ? आप सुन लीजिए, प्लीज आप जो है ना, आप बात सुन लीजिए। मैं मास्टर जी से और इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर गोडाउन नहीं बनेंगे, अगर गोडाउन नहीं बनेंगे तो माल कहाँ रखा जाएगा? देश में कितना उत्पादन होता है? 30 करोड़ खाद्यान्न का उत्पादन होता है, अभी 14 करोड़ टन का हमारे पास खाद्यान्न का वो है। तो उसका बाकी का हम कहाँ रखेंगे? केवल जोर से बोलना और बहस को खराब करना, बातचीत को खराब करना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। बातचीत ईमानदारी से और उससे होनी चाहिए, इस तरह का नहीं है। और दूसरी बात, रुकिए नरेश जी आप भी रुकिए, और मास्टर साहब आप भी रुकिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, मास्टर साहब और मलिक जी, सब लोग रुकिए। अब मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा तो एक और ऐसे ही जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे बड़ा, मैं एक टिप ले रहा हूं केवल, अदरवाइज मैं पूरे कानून चैनल पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। जिसको आना है वो 40 संगठन में जिसको आप सबसे शार्प मानते हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ के आए, मैं उसके साथ ही बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं बैठा कर सकता हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है उसमें बहुत स्पष्ट तरीके पे लिखा है, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा है उसको, इसी शोज के चक्कर में रोज मुझे करना पड़ता है तो मैं पढ़ता हूं कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लीगल बाइंडिंग के साथ आपके टर्म्स पे होगा। आप जो टर्म उसमें लिखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं इतने % बोनस भी लूंगा, वो बाइंडिंग होगा। आपकी जमीन का जिक्र भी नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, रादर उसमें लिखा हुआ है कि जमीन को लेकर के कोलेट्रल यानी रेहन पे, उस जमीन पे कब्जे पे, जमीन की जब्ती पे किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, चाहे फसल की कीमत 0 हो जाए। तीसरी बात और लिखी मास्टर साहब कि अगर उस जमीन पे कोई मेकशिफ्ट यानी टेम्परेरी जमीन पे कुछ बनाया जाता है, कमरा बनाया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, रखने के लिए कुछ भी बनाया जाता है, तो वो जो स्पॉन्सर होगा वो अपनी कॉस्ट पे उसको डिस्ट्रॉय करेगा फसल के तुरंत बाद, और अगर वो नहीं डिस्ट्रॉय करता है तो वो संपत्ति किसान की हो जाएगी। मुझे लगता है इससे साफ नहीं लिखा जा सकता। प्लीज आप लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम उस पर भी बात करेंगे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म किया जा रहा है, जिसकी बात मलिक जी बार बार कह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से आपका और बातचीत हो रही है किसान आंदोलन पे जो किसान कानूनों के विरोध में हो रहे हैं और बातचीत 10वें दौर की भी है, गतिरोध बरकरार है। फटाफट इस पे बातचीत करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अच्छा समय कम रहेगा इसलिए कृपया संक्षेप में एकदम पॉइंटेड बुलेट पॉइंट में बात करिए। मलिक साहब क्या दिक्कत है भाई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में? हम कहते हैं मान साहब हमको कह रहे थे कि भाई आपको जानकारी नहीं है, हम इनके हिसाब से मान लेते हैं हमको जानकारी नहीं है। तो मान साहब हमको ये बता दे कि हमको इन बिलों से 5 क्या लाभ होने वाले हैं। हमको तो तमाम नुकसान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कि हमको कोर्ट में जाने का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे गरीब भाई बहन मर जाएंगे। ठीक है मैं जवाब ले लेते ना। अब आप सवाल पूछ रहे, बताइए भाई क्विकली, मान साहब बताइए क्विकली 5 फायदे बताइए कानून के। नंबर 1, दीवानी मुकदमे से बचेंगे। दीवानी मुकदमे किसान को दीवाना बनाते हैं। नंबर 2, किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या कुछ भी हो, आपको आपकी फसल का जो मूल्य है वो बीजने से पहले पता होगा कि मुझे ये मूल्य मिलेगा। ये मंडी में जाके ऊपर नीचे और कहीं 100 रुपए इसके काट लिए, 50 रुपए नमी के काट लिए और 200 रुपए सफाई और पढ़ाई के काट लिए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, आप जब भी अपनी फसल बीजेंगे आपके भंडारण की, आपकी एंड यूजर की और आपकी जो डिमांड होगी फसल, वो फसल बीजेंगे। ऐसा नहीं होगा। देखिए मार्केट चलती है डिमांड सप्लाई के ऊपर। जिस चीज की डिमांड है अगर आप वो बीजेंगे आपको उसका रेट पर्याप्त मिलेगा। मंडी के बाहर अगर रेट बढ़ जाएगा आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। आपको बोनस चाहिए, आप लिख के दीजिए कि मेरी बम्पर क्रॉप हुई है, मेरे को बोनस चाहिए। आपकी अगर फसल अच्छी नहीं होती उसके अंदर लिख के दीजिए कि न्यूनतम इतना खर्चा तो मैं लूंगा ही लूंगा। आपके एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है। अब चौथा पॉइंट, आपको जो मंडी व्यवस्था है, जो मौजूदा आड़तिये हैं, जो मौजूदा सिस्टम हो, उसके अलावा एक वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी जिस व्यवस्था के तहत आप अपनी फसल बाहर बेच सकते हैं। आप बाध्य नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है। पांचवा और आखिरी, आप अगर भंडारण स्वयं करना चाहते हैं अपनी फसल का, उसकी आपको स्वतंत्रता है, आपको आजादी है। आप प्राइवेट कंपनी को देके उनको पर क्विंटल के हिसाब से उनसे या पर टन के हिसाब से उनको पैसे देके आप 4 महीने 6 महीने अपनी फसल स्टोर कर लो और जब बाजार में रेट तेज हो जब बेच लो। स्वतंत्रता। ये 5 तो बिंदु मैं गिना रहा हूं, ऐसे 50 बिंदु है मास्टर साहब। कुछ नहीं है मान साहब। अब हम आपको कमियां बताएं। अभी आपने जो ब्याज दर था, जो हम आड़ती बगैर ब्याज के हमको पैसा देता है, सरकार ने 1 अप्रैल से जो 7% पे ब्याज पे पैसा मिलता था उसको 12% कर दिया है। आपको जानकारी है? इसके अलावा जो हमारा भंडारण, यार एक मिनट में मैं आपको बताता हूं, सुनो। मेरे को वो आड़ती दिखा दो जो बिना ब्याज के पैसा देता है। मैं किसान हूं, मेरे को दिलवाओ पैसे आप बिना ब्याज के। कौन सा आड़ती बिना ब्याज के पैसे देता है? मैं आपको बताता हूं हकीकत। सुनो मास्टर साहब, जिस वक्त मेरे दादा खेती करते थे ना, हम कनक की, सुनो मेरी बात, हम मुंजी कहते हैं, मुंजी पंजाब च मुंजी कहते हैं धान को। धान बेच के आते थे मंडी में और पैसे उधार लेते थे कनक बीजने के लिए। यार ये हालात थे, आप क्या बात कर रहे हो? कौन देता है बिना ब्याज के पैसा? मुझे वो आदमी दिखा दो। और हमारे पंजाब में जाने दो मास्टर साहब, देखो आप सच्चाई से दूर है। जहाँ मंडी खत्म हुई है आप मास्टर साहब सच्चाई से दूर है जी। अरे ये चौधरी सवित मलिक जी हैं। मलिक जी, ये तो बड़ा गजब की आपने बात बताई कि बिना ब्याज के भी पैसा मिलता है। मतलब ये तो कमाल की बात है। अगर ऐसा है तो सचमुच एक आश्चर्य से कम नहीं है कि बिना ब्याज के पैसा भी मिल जाता है किसानों को। मेरे को दिलवा दो भाई, मेरे को शोई साहब, आप मेरे को वो आड़ती बताओ कौन देता है बिना ब्याज। 5 फायदे आप भी बताइए सर। सारी जिंदगी हो गई, जमीनें खा गए हमारी। आप मेरे को 5 नुकसान गिनाओ यार, 5 नुकसान गिनाओ आप। 5 नुकसान हम गिना आप रहे 5 हैं। नुकसान तो गिनाओ। हमको कोर्ट में जाने से रोका जा हाँ रहा बताओ, है। चालू हो जाओ। कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है। आश्वासन दे दिया सरकार ने, लिखित आश्वासन दे दिया, लिखित आश्वासन दे दिया। हर चीज पर महंगाई हो जाएगी। कैसे? हमारा जो व्यावसायिक भाई है उसकी कैसे हो जाएगी? सिद्ध करो। हो जाएगी। अरे आप भविष्य वक्ता हो क्या? हो जाएगी, सिद्ध करो ना यार, लॉजिकल बात करो। मलिक साहब, नहीं अच्छा, लेट्स बी सीरियस। हो जाएगा, सिद्ध करो ना। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हमने इसलिए कहा था क्योंकि जो मन में शंकाएं हैं। मास्टर साहब रुकिए ना, मुझे भी तो सवाल पूछने दीजिए भाई। आप लोग 1-on-1 करेंगे, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि जो गन्ने की हालत है। अरे मलिक साहब आपसे ही पूछ रहा हूं, चौधरी साहब, गन्ने में वो सब कुछ है ना जो आप चाहते हैं? उसमें कोर्ट कचहरी भी है, उसमें दाम भी तय है, मिल खरीदेंगी भी, फिर भी आप परेशान हैं क्यों? ये बताइए। अभी प्राइवेट कंपनियां पैसा लेकर किसान का भागी मध्य प्रदेश से। अरे क्यों? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना सर। गन्ना किसान क्यों परेशान है उत्तर प्रदेश का? उसको तो सब कुछ मिला हुआ है, कानूनी जामा भी है, जाइए अदालत वसूलिए, बताइए ना सर।
हम सिविल लोग कोर्ट में जब नीरज तक भाई ये पहली काले तारीख कानून से या वापस 4 नहीं महीने बाद होंगे, पड़ती अपना है। आंदोलन हाँ, जारी एक महीने में रखेंगे। निरंतर होता है। हमको ये लोग बहलाकर फुसलाकर फिर वही बात सर, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं सर। कैसे हैं काले? नहीं है। एक हमारी बात तो जो बता दो, मांग है भैया तीनों नैरोलैक काले का डब्बा कानून लाए थे, वापस हो। बर्जर का डब्बा लाए थे, कौन सा पेंट लाके नहीं, खाली किया अच्छा आपने? एक बताओ ना। मिनट, इसमें नरेश जी, बिंदुवार चर्चा पे आपके पास लॉजिक नहीं, आप रिटॉरिक भाई पे आ मैं जाते हो यार। देखो ऐसे ऐसे चर्चा नहीं होती, आप पॉइंट्स पे बात, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ शिवराज जी, आपके पास जवाब है तो आप बताइए, गन्ना किसान क्यों परेशान है? उसको तो लीगल शील्ड भी मिली हुई है, उसके दाम भी तय है, फिर वो क्यों परेशान रहता है बताइए? गन्ना किसान इसलिए परेशान है, हाँ एक मिनट रुकिए चौधरी साहब, मास्टर साहब बोलने दिए, हाँ क्यों परेशान रहता है? उसका जितना भी गन्ना सरमाएदार खरीदता है, हाँ और सरमाएदार के लिए सरकार पे कोई ऐसा कुछ नहीं है किसी भी सरमाएदार की नाक को दबा सके। हाँ और ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती है ये भी सरमाएदारों के हाथ में है। अगर ये मिल प्राइवेट नहीं होते और इनकी कंट्रोल सरकार के हाथ में होता, सरकार बार बार इनको गन्ना किसान के नाम पे बोनस देती है अलग से मिल मालिकों को, क्यों? लेकिन मिल मालिकों को फायदा होता है। अच्छा मुझे अरे ये बताओ, सर गन्ना किसान तो शिवराज जी यही तो दिक्कत है सर, माफ कीजिएगा आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं शिवराज जी सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन प्लीज आप थोड़ी सी इस बारे में जानकारी करिए। सरकार जो है ना पैसे दे दे के एक्सपोर्ट करा रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडी समझते हैं आप क्या होती है? पहले सुन तो लो, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जब व्यापारियों को पैसा मिल दे रहे मालिक ने हैं, एक मिल लगाई और एक मिल से 4 कंपनी लगा ली। अरे सर जी, आप उस पूरे अर्थशास्त्र को समझिए ना, आप उसके एक हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा रुकिए एक मिनट भाई, आप लोग आप एक चीज को समझिए। अरे माट साहब और चौधरी जी रुक जाए, फिर ऑडियो रोकना पड़ेगा। यही चीज आप लोग जाके सरकार के साथ करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। गन्ना पैदा करने से लेकर के चीनी बेचने तक एक चेन है ना, उसमें गन्ना किसान है, फिर मिल है, फिर उसमें कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है और फिर ग्राहक है। ये पूरी एक चेन बनती है। गन्ना किसान से लेकर के एंड टू एंड जिसको बोलते हैं, या B2C बोल लीजिए, उसमें कहीं पे कोई लोचा है, तभी तो आप लोग दिक्कत में हैं। और वो लोचा ये है कि दुनिया में चीनी की कीमतें भारत से बहुत कम हैं, तो मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ना खरीद के चीनी बनाऊं, मैं बाहर से ले आऊंगा ना। ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स क्यों नहीं समझ में आती आपके? बाहर से मैं वहीं पे आपको ले जाना चाह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आपको। जो गेहूं आप पैदा कर रहे हैं उसमें भी यही दिक्कत है। या तो आप ये सरकार तय कर ले कि दुनिया से कहीं से एक दाना इंपोर्ट नहीं होगा, तो फिर आप WTO में जवाब दीजिए जाके। कहते थे आप सब चीज एक तरफा नहीं हो सकती, उसको समझना पड़ेगा। मैं इतनी देर से इस लाइट बहस को इसी मोड़ पे लाना चाह रहा था कि कम से कम आप इस चीज को समझें। इसी सरकार ने के बंधन में आ गई इसी है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत मिनिमम शुगर का जो है रेट तय किया है 31.5 रुपए, केवल गन्ना किसानों को बचाने के लिए कि रेट उससे नीचे ना जा पाए। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी 100% बढ़ाया है ताकि रेट नीचे ना जा पाए और गन्ने के जो किसान हैं उनको पूरा वाजिब दाम मिल सके। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और जो मेरा कहना ये है कि हमारे दोनों साथियों को पढ़ना चाहिए, थोड़ा लिखना चाहिए इस विषय पे, और अनावश्यक भ्रम की स्थिति ना पाले ना पाए, और जो वास्तविक परेशानियां किसान के सामने है उसको बताना चाहिए। इन्हें गन्ना जो कोल्हू पे जाता है और वो कम रेट पे बिकता है उसकी बात करनी चाहिए इनको कि वो उस गन्ने का किसान का क्या दोष है जो कोल्हू पे कम रेट पे बेचता है, उसका उपचार कैसे करेंगे, उसके लिए बात सरकार से करनी चाहिए। जो बात करनी चाहिए उसको तो ये बात करते नहीं है, और जो अनावश्यक बात है उनको टाइम खराब करते हैं अपना भी और बाकी लोगों का भी। तो मेरा कहना यह है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर गोडाउन में भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो माल कहां से आएगा, कहां से रखा जाएगा, ये बताइए आप। माल कहां आप रखोगे? अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव लाके भंडारण की क्षमता बढ़ाई है। देखिए सुनिए, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जब भंडारण के वो बेचना चाहते हो, अडानी अंबानी को ही क्यों गोदाम बनवा रहे हो आप? ये बिल पास होने से पहले अडानी ने कैसे गोदाम बना लिए? नहीं तो आप सुनिए अभी अडानी आपने रटे रटाए चीजें पढ़ रखी हैं कि अडानी अंबानी। अरे भाई, आप विदेशी कंपनियों के गोडाउन बनाना चाहते हो क्या? आप बताइए। छोड़े ना सर, मैं तो ये कह रहा हूँ आप बनाइए ना, आपको किसने रोका है? गोदाम बनाने में सब्सिडी भी मिलती है, गोदाम बनाने में सब्सिडी मिलती है भाई, बना लीजिए गोदाम। आप नहीं बनाते हैं मलिक साहब गोदाम, आपको क्यों नहीं बनाते गोदाम? भाई बनाइए ना आप। अडानी अंबानी की आय क्यों दुगनी कर रहे हो आप लोग?
ऐसी क्या मजबूरी है? क्या कोरोना काल के रात के अंधेरे में अरे सरकार ने मालिक किसानों साहब, को आप अरे लोग भाई, सुन रहे होंगे कि वो क्या सोच रहे होंगे, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, जो वकील साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप आपके पास जमीन है, आप किसान है कि नहीं है? ये बातचीत करने का स्तर नहीं है नीरज जी, जमीन तो है, लेकिन बातचीत करने का कोई स्तर नहीं। मैं बेसिकली तो लॉ ही प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आप किसान देखिए, क्यों जो नहीं बन जाते आपने हैं? नहीं, अगर हम सब किसान बन जाएंगे तो फिर कोर्ट का काम कौन देखेगा? अभी तो आप देख दोनों रहे हैं कर पूरा सकते हैं देश, सर, आप किसान भी पूरा बनिए देश, और वकीला पूरे वकालत देश भी को करिए। कोर्ट ही चला रहा है, आप तो देख ही रहे हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो पहले भी था 1955 में, ठीक है। उसके अंदर जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 था, उसके अंदर जो सर्टेन कमोडिटीज थे, जैसे राइस, पल्स या ये जो पोटैटोज, ये जो थे, ये आपको जो है एसेंशियल कमोडिटी में आते थे पहले, और इसमें बहुत सारा रेगुलेशन था स्टेट का। अब ये जो अभी जो कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आई है, उसमें ये सेक्शन 3(1) में अमेंड करके उसमें सबसेक्शन 1 को इंसर्ट किया गया है, जिसके तहत ये जो पल्सेस, राइस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ये जो चीजें हैं, इसको एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल दिया गया है। तो इसमें अब स्टेट इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो इसमें या तो फार्मर्स हो या ट्रेडर्स हो, जो भी हो, उसको अपनी एक आजादी होगी उसको रखने के लिए, गोदामों में भरने के लिए, या जो भी है उसको सेल करने के लिए। ये इसका प्लस पॉइंट है। बट साथ में हो सकता है कि किसानों को इसमें ये नेगेटिविटी नजर आ रही हो, जो मैं श्योर नहीं हूं, कि उनको ऐसा लग रहा हो कि अगर ये एसेंशियल कमोडिटी को हम निकाल देंगे तो सिर्फ जो कोई बड़ा इशू देश में रहेगा, चाहे कोई ये ड्रॉट आ गया, कोई बाढ़ आ गया, कोई ऐसी कोई चीज हो गई, तभी उसी केस में जो है इस पे रेगुलेशन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो बड़े ट्रेडर्स हों, उनको इसमें मौका मिलेगा ये सारी चीजों को होर्डिंग करने के लिए और फिर अपने रेट पे बेचने के लिए। शायद ये उनका कंसर्न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जब सरकार उनकी बात सुन रही है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, जी, तो मुझे बातचीत होनी चाहिए। मेरा इस पे सवाल ये है सर कि क्या आज की इस तारीख में, जहां पे 18% इस बार गेहूं की फसल ज्यादा हो रही है, करीब 11 करोड़ टन, कोई इतनी हैसियतदार आदमी है जो गेहूं की होर्डिंग कर लेगा, उसका दाम बढ़ा लेगा? और वो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के दाम खुले हुए हैं $245 पर टन पे। मेरा सवाल ये कि आशंकाएं जो भ्रम लोगों ने फैला रखे हैं ना कि होर्डिंग करके दाम बढ़ाएंगे, करके तो दिखाओ ना यार, जीरा की होर्डिंग करके दिखाओ ना आप। बिल्कुल, गेहूं तो छोड़ो आप। बिल्कुल वही उनको जो है किसानों का कॉन्फिडेंस को मुझे लगता है जीतना पड़ेगा। आप कृषि सरकार उपज के व्यापार में नीरज जी, इसमें एक बात ये होनी चाहिए कि अगर कृषि उपज के व्यापार में एकाधिकार ना बढ़े, उसके लिए आप सुझाव दीजिए सरकार को। वो दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए। वो तो कृषि उपज का जितना व्यापार है उसमें एकाधिकार ना बढ़े, उसमें दाम ना बढ़े, तो पोर्टल बनना चाहिए, कितना माल गोदाम में रखा गया है, कितना निकल रहा है, देखिए पूरे देश के सामने ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं। ऐसा पोर्टल बनाया जा सकता है, उसका सुझाव दीजिए। हमने कृषि मंत्री जी को कहा है, हमने खुद कहा है। तो ये जो तर्क संगत ढंग से बातचीत करनी चाहिए और कहनी चाहिए अपनी बातों को। हम सब लोग इस देश के भले के लिए हैं, किसान भाइयों के भले के लिए हैं। ऐसा कहाँ लगता है कि अनावश्यक जो है दबाव दिया जा रहा है जी। लेकिन बातचीत करने का एक स्तर होना चाहिए। आप पढ़ लिख के आइए, आप समझ के आइए, जहाँ कहीं शंकाएं उनको दूर करिए। मैं भी सर एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे घर में भी खेती है। पढ़ते हो, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला है, मैंने उसकी बड़े विस्तार से पढ़ा। अडानी अंबानी के आज ऊपर पढ़ते हो तो आप क्या चाहते हो कि विदेशी कंपनियों? नहीं सर, वो छोड़िए ना, ये सब जो क्या होता है ना, ये सब निरर्थक बातें, इसमें हम लोग अपना समय भी वेस्ट नहीं करना चाहते। ये सब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अगर आप नहीं खत्म करेंगे, उसको बनाए रखेंगे, तो देश में कोल्ड चेन कौन बनाएगा? आपको पता होगा, आप लोग किसान हैं सर, 35 से 40% हमारी जो वेजिटेबल है वो सड़ जाती हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पास कोल्ड चेन नहीं। और कोल्ड चेन में तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे ये आजादी नहीं कि मैं माल रख सकूं। तो मैं क्यों बनाऊंगा घाटे का धंधा? आप समझिए ना। या तो मलिक साहब तय करें कि 3-4 कोल्ड चेन मैं खुद ही खड़ी कर लूंगा, वो आप करेंगे नहीं, दूसरा कोई करेगा तो उसमें अड़ंगे लगाएंगे। इस देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसीलिए कोई कोल्ड चेन नहीं बन पाई, कोई गोदाम नहीं बन पाया, क्योंकि ये कानून दरअसल काला कानून है जो अब तक चल रहा था, जिसकी वजह से इस देश में वेयर हाउसिंग हो ही नहीं पाई। मुश्किल इसको समझिए ना सर आप। इसमें आपके सुझाव हैं, जैसे ये अच्छा सुझाव कि भाई एक आशंका है मन में कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, आप सुझाव दीजिए ना कि उसको ऐसे रोका जा सकता है। सरकार नहीं माने तो आप बताइए, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट कर देना ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता सर। उनको लोन देकर ये बनवाए जा सकते हैं, उद्योगपति पे ही क्यों बनवाए जा रहे हैं? अरे तो आप लीजिए ना लोन,
आप पढ़े लिखे किसान हैं, वेयर हाउसिंग के लिए सब्सिडी मिलती है, आप लीजिए लोन, बनाइए वेयर हाउस। किसने रोका आपको? जानकारी है नहीं बिल्कुल आपको, बोलते चले जा रहे खाली। एफपीओ के माध्यम से ऐसा नहीं किसान है, भाई हम लोग ऐसा एफपीओ नहीं- बना के और किसानों का समूह बना के गोडाउन बना सकते हैं, आप मंडी बना सकते हैं अपनी। चलिए सर, समय समाप्त हो गया है। अब जब तक ये चर्चा चलती रहेगी, जब तक बातचीत खत्म नहीं हो रही, तब तक हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और ये डेडलॉक टूटना चाहिए। जितने तर्क आप हमसे बैठ के यहाँ करते हैं, उतने तर्क आप वहाँ कर लीजिए ना, जिनको ये मामला हल करना है। हम लोग तो खाली बात करेंगे, बट जिनको डिसीजन लेना उनके सामने आप ये अपने तर्क रखिए। वहाँ आप तर्क रखते नहीं है, वहाँ तो सिर्फ कानून खत्म करो तब बात करेंगे। ऐसे नहीं होती सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।